सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त है, क्योंकि पार्टी दावा करती है कि पीएम से लेकर राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी तक ने राज्य हित में तो विकास के मुद्दे पर राज्य सरकार जो है जनता के बीच जाएगी। मुख्यमंत्री को सुना आपने, धामी जी लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड का विकास हो रहा है, चौमुखी विकास हो रहा है, डबल इंजन की सरकार है और इसीलिए ये विकास संभव भी हो पाया है। यही तमाम मुद्दे हैं जो बीजेपी जनता के बीच लेकर जा रही है और मोदी जी के गारंटी को सबके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। गरीब, युवा, महिलाएं और किसान, ये चार परिवार जो भारतीय जनता पार्टी का है, इसी को केंद्र में रखकर विकास की अवधारणा जो रखी गई है उसको धरातल पर भी उतारा जा रहा है। उधर कांग्रेस भी तमाम मुद्दों को लेकर ज्वलंत मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, डूबती हुई अर्थव्यवस्था, तमाम लॉ एंड ऑर्डर, ये तमाम मसले हैं जिनको लेकर कांग्रेस जनता के बीच में है। सभी ने अपना नामांकन भी कर दिया है, अब प्रचार प्रसार में सभी जुटे हुए हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची भी आ गई, जिसमें 40 स्टार प्रचारक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभवतः 3 रैलियां उत्तराखंड में होंगी। किस तरह मजबूती से चुनाव पक्ष विपक्ष लड़ने वाले हैं, क्या उपलब्धियां सरकार लेकर जाएगी, बीजेपी लेकर जाएगी और क्या एंटी इनकम्बेंसी इस बार रहेगी या फिर 2022 के विधानसभा चुनाव की तरह ही जनता प्रचंड बहुमत का आशीर्वाद देगी, ये इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं दिगंबर नेगी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और देवचंद उत्तराखंडी जी, आप यूकेडी के नेता हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ आशीष नौटियाल जी वर्चुअल माध्यम से जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। आप सभी मेहमानों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले देवचंद उत्तराखंडी जी, मेरा सवाल आप ही से है। क्षेत्रीय दल है आपका, आप उसके स्पोक्स पर्सन है, क्या कुछ लग रहा है? सरकार डबल इंजन की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कर रही है, पीएम के विज़न की बात कर रही है, ये भी बताया जा रहा है कि हमारी सरकार ने ही उत्तराखंड का निर्माण किया, अटल जी की सोच थी, अटल जी ने बनाया, मोदी जी संवार रहे हैं। ये तमाम विषय जो है जो जनता के बीच में लेकर बीजेपी जा रही है। धन्यवाद रोहित जी। सबसे पहले मुझे अगर इजाज़त हो तो मैं एक छोटा सा इनको एक गीत इनका सुना दूं ताकि इनको पता हो जाए। महंगा राशन महंगी सब्जी महंगा हो गया तेल, महंगा राशन महंगी सब्जी महंगा हो गया तेल, महंगाई ने इतना मारा हम हो गए हैं फेल, नरेंद्र मोदी हम तो तेरे राज में न जाने तुझको। गाना बहुत लंबा है। गाना किसने बनाया है? ये गाना जनता ने बनाया है, जनता के बीच है। कोई स्पेशल कलाकार भारतीय जनता पार्टी की तरह कोई बड़ा उसको हाइक करके नहीं बनाया गया। ये जनता का गाना, जनता का अपना दर्द है। उसके बाद मैं आपको फिर एक स्लोगन सुनाता हूँ। शिक्षा के जहाज को बड़े शौक से डुबाया जा रहा है, शिक्षा के जहाज को बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं। स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं, स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तो कब तक 5 किलो राशन के लिए इनसे नीचे दबा रहेगा? हे उत्तराखंडी, तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से पाइज बनाए जा रहे हैं। मैं इस पीड़ा को लेकर के आपके पास इसलिए कह रहा हूं कि बार बार भारतीय जनता पार्टी 80 करोड़ जनता को राशन दे रही है, लेकिन कितना दे रही है ये आप जानते हैं। 5 किलो राशन में क्या पर्याप्त पूरा परिवार पल सकता है? और आपको गाना सुनाया, अभी मैंने ये बात बताई। काश इनका मुद्दा ये होता कि हम यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए ये कर रहे हैं, शिक्षा के लिए हम ये काम कर रहे हैं, बेरोजगारी के लिए ये काम कर रहे हैं, पलायन रोकने के लिए ये काम कर रहे हैं, तो कितना अच्छा होता कि लोग इनके बीच आकर इनके बात सुनते। आज सिर्फ एक बात, 370 हटा दिया हमने, जो है राम मंदिर बना दिया, हमारे जो है डबल इंजन की सरकार है, हमने यूसीसी चालू कर दी, पहला राज्य है। मैं ये कहता हूं कि ऐसा क्यों नहीं बोलते ये कि उत्तराखंड एक पहला राज्य है जिस राज्य में प्रधानमंत्री लेवल से लेकर मुख्यमंत्री लेवल से लेकर के लोकल विधायिका के लेवल से लेकर के एक निर्दोष बालिका की हत्या को छुपाया जा रहा है। ये उत्तराखंड देश का एक पहला राज्य बन रहा है, ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं? और यूसीसी में अगर ये बोलते हैं कि हमने लागू करके देश का पहला राज्य बन रहा है और हमारी पीठ थपथपा हो, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इसके इम्पैक्ट क्या है, इससे फायदा और नुकसान क्या है। इतना ही नहीं, अब जो मैं आता हूँ उनके हमारे जो अभी पौड़ी लोकसभा सीट से जो माननीय बलूनी जी जो राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने नामांकन किया है।
उनको शायद मैं पहले भी बताया कि हालांकि वो गढ़वाल में टाइटल रखते हैं, बलूनी, और उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं उत्तराखंड में, लेकिन वो उत्तराखंड के जनजीवन से कभी रूबरू नहीं हुए हैं। वो दिल्ली में पढ़े लिखे हैं और दिल्ली के हवेलियों में वो रह चुके हैं, इसलिए उनको उनकी पीड़ा का मालूम नहीं होगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो सुरक्षा की बात करते हैं, तो मैं सुरक्षा का एक और डाटा आपके पास लाता हूं। 1999 में कंधार हाईजैक, 1999 में ही कारगिल हमला, 2001 में संसद पर हमला, 2002 में रघुनाथ मंदिर, 2002 में ही अक्षरधाम अटैक, 2002 में ही गोधरा दंगे, 2016, उसके बाद बीच में 10 साल कोई शांति रहती है, और उसके बाद 2016 में उड़ी हमला, 2017 में अमरनाथ पर्यटकों पर हमला, 2019 में पुलवामा हमला जिसके बेस पर वोट मांगे गए, और 2023 में मणिपुर का इतनी बड़ी हिंसा, इसको तो कोई भी देश भुला नहीं सकता, और विदेशों तक इसकी चर्चा चली है, लेकिन हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस पर कोई अपना रुख नहीं बदला, रुख नहीं अख्तियार किया उसमें। और 2023 में संसद की सुरक्षा में फिर से चूक। ये सब सुरक्षा के वादे हैं क्या? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि बीजेपी दावा करने वाली सुरक्षा, नारी सुरक्षा, ये सुरक्षा के दावा कहाँ फेल हो गए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने सिर्फ आज की डेट में स्टार प्रचारकों को, जो माननीय मंत्री जो पहले गैस पर, महंगाई पर बोलती थी, यहाँ आकर के वादा कर गई है कि हम उत्तराखंड को संवारेंगे। अब महिला होने के बावजूद उन्होंने अंकिता भंडारी के माँ बापों के लिए, संवेदना के लिए एक भी शब्द नहीं बोला। उन्होंने उत्तराखंड में भू कानून की मांग कर रहे, उत्तराखंड में जो अपना मूल निवास 1950 की मांग कर रहे, जो रोजगार की मांग कर रहे, उनके बारे में कोई दो शब्द नहीं बोले। बस उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी है तो मुमकिन है, और इसी टाइप के जो जुमले कस के वो चले गए हैं। और हमारे जो माननीय बलूनी जी ये बोलकर चले गए हैं, अब मैं उत्तराखंड का विकास करूंगा। तो ये स्पष्ट है उन्हीं की वाणी से कि पिछले 2014 से 2024 तक इन्होंने कुछ नहीं किया। ये इन्हीं के शब्द बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूं। नहीं, उन्होंने कहा है कि पौड़ी में जीत के आएंगे तो विकास करेंगे। तो पौड़ी का विकास करेंगे, सिर्फ तो बाकी जगहों का विकास कौन करेगा? बाकी जगह के भी तो उत्तराखंड की तो मांग कर रहे हैं हम। अब अगर तुम पौड़ी का विकास अब करेंगे तो पहले क्यों नहीं कर रहे थे? पहले क्या तीरथ सिंह साहब को इतना ध्यान नहीं था कि पौड़ी का विकास करना है? उससे पहले जो और उनके जो बीजेपी के सांसद रहे उनको नहीं इसका पता चला कि हमने उसका विकास करना है? आज बलूनी जी आकर के मोदी के नाम पर वोट मांग करके मोदी के उसके लिए कि मोदी कर रहा मुमकिन है, मोदी कर रहा मुमकिन है तो हम विकास करेंगे। आज विकास की याद आ रही है? अगर आज विकास की याद आ रही है तो मैं एक और आंकड़ा आपको बताता हूं। पौड़ी में लगभग 6 परगने हैं, उन परगनों में 15 ब्लॉक हैं, और उसके बाद 60 जो 15 ब्लॉक हैं, और 60 जो है उसमें पट्टियां हैं, 60 पट्टियां हैं। शायद मैं ये जानना चाहूंगा कि अधिकांश लोगों को पता नहीं होगा। इसके साथ ही वहां पर 1174 ग्राम सभाएं हुआ करती थी कभी। आज इतना विकास हो गया कि उन ग्राम सभाओं में जो चुनाव हुए हैं तो 954 ग्राम प्रधानों के चुनाव हुए। बाकी गांव कहां गए? बाकी गांव को काल खा गया या क्या हुआ? ये है सीधा पलायन, जिसमें 186 ग्राम सभाएं आज बिल्कुल बंद हैं। उन गांवों में कोई नहीं है, बंजर पड़ गया है। और आज बलूनी जी को याद आ रही है कि मैं विकास करूंगा। दिगंबर नेगी जी, पलायन, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर बीजेपी क्यों नहीं बोल रही है, ऐसा कहना चाह रहे हैं उत्तराखंडी जी, क्या कहेंगे आप? आज हमारे यूकेडी के साथी ने काफ़ी जोश खरोश के साथ अपनी बात को रखा, और काश इस स्टूडियो से बाहर ये लोग जाकर के जनता के बीच में संपर्क करते, अपने विचार को अगर पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश की होती तो आज यूकेडी की स्थिति ये नहीं होती। आज निर्दलीय प्रत्याशियों का भी हल्ला यूकेडी के प्रत्याशियों से ज़्यादा है। आज लोकसभा के इस आम चुनाव में पूरे प्रदेश की 5 सीटों में से भी किसी भी सीट में यूकेडी के प्रत्याशी अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराने में अक्षम हैं। चलिए, हो गया जी। नेगी जी, आशीष नोटियाल जी। हाँ, आशीष नोटियाल जी, ये इस लोकसभा चुनाव को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, विकास की बातें हो रही हैं और मोदी की गारंटी को जन जन तक लेकर जाया जा रहा है। अपार जो है रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है, कांग्रेस के प्रत्याशियों को भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमने नारसन वाला रोड शो देखा विजेंद्र रावत जी का, बहुत ऐतिहासिक रोड शो रहा।
क्या कुछ कहेंगे इस बार? जनता का मूड क्या कुछ लग रहा है? कुछ एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ कि एक बार फिर से 5 सीटों पर बीजेपी, या कांग्रेस कुछ खलबली मचा पाएगी? निश्चित कांग्रेस की ही खलबली है, जो ये लोग भागते फिर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले और नेताओं को जेल में डालने का काम कर रहे हैं, किसी को अपनी पार्टी में लाने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस की ही द्वारा मचाई गई खलबली है इनके लिए। आज ये लोग देख रहे हैं उत्तराखंड के अंदर जितना अपार समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है और जनता कह रही है कि इस बात को लेकर आप देखें कल को किस तरह से जब इनकी स्मृति ईरानी जी आई थी, अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं सुन रहा था, किस तरह बोल रही थी कि वोट 370 के नाम पर चाहिए, इनको वोट राम मंदिर के नाम पर चाहिए, इनको काले धन के नाम पर नहीं चाहिए वोट। अब इस बार काले धन के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे आप लोग, इस बार आप नारी सुरक्षा के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, इस बार आप ये नहीं कहेंगे बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। असल जो मुद्दे हैं जनता के, उन मुद्दों को से जनता को भटकाकर उन मुद्दों की बात कर रहे हैं। आप इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे? बताएं, इतना बड़ा कांड हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड, आप उसके नाम पर वोट नहीं मांगेंगे? उसके लिए कांग्रेस ही क्यों बोल रही है बार बार इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए? भाजपा क्यों नहीं बोल रही है भ्रष्टाचार हुआ है? भाजपा भी बोले। भाजपा को किसने रोका है? क्योंकि भ्रष्टाचार की मेन जो उपज है वो भारतीय जनता पार्टी है। इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया तो कैसे बोलेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड? जब कोई इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम लेता है तो इन्हें सांप सूंघ जाता है, ये बोलने को तैयार नहीं होते। सिर्फ झूठ की राजनीति करने वाले लोग झूठ बोलकर 370 क्या है, अगर आप पहले ये तो बताएं 370 कब लगी, क्यों लगी, क्या कारण था, कैसे हटी, आप इसका कारण तो बताएं। जनता को उन चीजों में गुमराह कर रहे हैं जो जनता को पता ही नहीं है, और कुछ अंधभक्त इस तरह बात बोलते हैं 370 हट गई, जब उन्हें पूछो 370 थी क्या, उन्हें पता ही नहीं क्यों लगी थी, क्या कारण था। पढ़ो, गूगल में सब कुछ लिखा है। समझो, भारतीय जनता पार्टी जनता को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि विपक्ष रहित देश बनाएंगे, ये सब होने वाला नहीं है। जनता को अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए विपक्ष को रखना बहुत जरूरी है, और एक कांग्रेस पार्टी है जो जनता का साथ दे सकती है। कांग्रेस पार्टी है, ये अभी हमारे देव उत्तराखंडी जी जो सुना रहे थे, ये आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती गा रही थी। वो इसलिए गा रही थी क्योंकि आज से हड़ताल पर नहीं है, पिछले कई वर्षों से हड़ताल पर है। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा झूठ बोलकर 1 साल हड़ताल में बैठी रही आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने गामा जी को, मेयर साहब को भेजा कि जाओ इनको जूस पिला के उनके हड़ताल तोड़ो। भूख हड़ताल में कितनी महिलाएं बीमार हुई हमें सब मालूम है, हम उस आंदोलन में थे। तो उस तरह किस तरह से इनका तोड़ा गया, इनका उपवास तोड़ा गया, और उसके बाद आज तक नहीं मांगे पूरी नहीं हुई। ये क्या महिलाएं नहीं दिखती इनको? तो झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और जनता निश्चित सच को समझेगी, और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। झूठ बोलने का जो काम चल रहा है देश के अंदर, आज आप जगह जगह जाके बोल रहे हैं हम 400 सीट ला रहे हैं, 400 सीट ला रहे तो बैठो अपनी लोकसभा में, क्यों घूम रहे हो उत्तराखंड के पौड़ी में? और अनिल बलूनी जी जो है 4 साल तो वो 5 साल तो राज्यसभा के सांसद रहे उत्तराखंड से, तो आप विकास कर सकते थे, आपने क्या विकास किया? बस एक झूठ की, मैं एक टावर लगवा दूंगा, कहीं पे मैं ये हवाई जहाज बनवा दूंगा। अरे जनता अभी हवाई जहाजों तक नहीं पहुंची है साहब, जनता को खाना नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए अन्न की व्यवस्था करें, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करें, उसके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करें, उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करें। मूलभूत सुविधाओं को छोड़कर आप अगर बातें हवाई जहाज की करेंगे तो वो समस्या पर है। वो अगर हवाई जहाज की व्यवस्था आप कर रहे हैं तो अपने लिए और अपने खास कार्यकर्ता और चमचों के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है नौटियाल जी। देखिए, हमने स्मृति ईरानी जी को भी सुना कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो राम जी के, भगवान राम के अस्तित्व का जो है के बारे में सवाल उठाती थी, ऐसी पार्टी को उत्तराखंड में वोट ही ना दिया जाए। ये तमाम मसले हैं जिनको लेकर मंच से वो लगातार कांग्रेस को के लिए बोलती रहीं। बीते रोज़ का भाषण था और बहुत सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने कटाक्ष किया कांग्रेस पर। आपका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ जब आप विपक्ष से बात कर रहे हैं मुद्दों की, जब स्मृति ईरानी विपक्ष को पूछ रही है, पूछना तो सत्ता को चाहिए, और ये कोई मुद्दे इस तरह की बात कर रही है, वो कोई मुद्दे ही नहीं है।
मुद्दे असली रोजगार के हैं, स्वास्थ्य के हैं, शिक्षा के हैं, उन्हीं मुद्दे बोलते हैं। ये सब फालतू बातें करके जनता को गुमराह करने का काम कर नहीं, रहे हैं। उन्होंने कहा उसने कि ये बोला ये था, रामचंद्र देवभूमि है। भगवान को बोल दिया। नहीं, उन्होंने कहा कि ये देवभूमि है, देवों की भूमि है, और ऐसे में कांग्रेस जैसी पार्टी जो भगवान राम के अस्तित्व को लेकर सवाल उठाती रही, राम मंदिर का न्योता जिसने ठुकरा दिया, ऐसी पार्टी को जनता वोट देगी क्या? उधर से आवाज रही थी नहीं। क्या क्या ऐसी पार्टी को जनता वोट देगी जो मंदिरों का सोना चोरती है? सोना चोर पार्टी को लोग वोट देंगे? क्या उस पार्टी को लोग वोट देंगे जो गौ रक्षा की बात करती है और वो अपने अपने कार्यकर्ताओं को की गौशाला खुलवाती है और वह जिंदा गायों को दफन कर देती है, उनकी आंखें निकालने का काम ये लोग कर रहे हैं? क्या उनको वोट देगी? ये लोग धर्म विरोधी लोग हैं। ये लोग धर्म विरोधी लोग हैं। जब त्रिवेंद्र रावत जी आए थे तब भी देवस्थानम बोर्ड को लेकर कितना प्रॉब्लम हुई, आप लोग समझ सकते हैं। सिर्फ अन्याय और अन्याय क्या, इसे बोलने की बातें, कौन राम का विरोध करता है? रामचंद्र भगवान तो सबके, कोई भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी है रामचंद्र भगवान। और राजीव गांधी जी तो है जिन्होंने राम मंदिर के दरवाजे खुलवाने के काम किए। ये लोगों ने क्या करा? कोर्ट का फैसला आया, उसमें मंदिर बना। आज आया कि मंदिर के अंदर जो है वो एक हवा नहीं चल पा रहा, टूटने लगा, उसकी कई दीवारें टूट गई, उसका छत उखड़ गया। तो इस तरह का इन्होंने कच्चा मंदिर बना के रख दिया जल्दबाजी में। तो ये लोग सिर्फ देखे राम के नाम पर वोट लेने की बात कर सकते हैं। उत्तराखंड देवभूमि के अगर लोग हैं तो उन्हें अपना इलाज कराने के लिए अस्पतालों में ही जाना पड़ेगा, शिक्षा लेने के लिए स्कूल में ही जाना पड़ेगा, ठीक और है, ठीक, रोजगार कहीं और ही जगह करना पड़ेगा। मंदिर के अंदर ठीक है, रोजगार नहीं मिलते हैं। ठीक मंदिर है, के अंदर मन की शांति मिलती है। ठीक और है मोतियार आदमी जी, का अपना एक बात होती है कि पूजा पाठ करता है, भगवान के प्रति आस्था होती है। वो ठीक है। आस्था भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सिखाएगी हमें। वो दिगंबर आस्था हमारी थी, बीजेपी है से और जवाब ले हमेशा लेते रहेगी। हैं, बीजेपी से जवाब ले लेते हैं नौटियाल जी। दिगंबर नेगी जी, देखिए राम मंदिर का मसला हो, 370 का हो, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, ये तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो उत्तराखंड के हक हकूक जैसे मुद्दे हैं, पलायन, बेरोजगारी, यहाँ के खाली होते गांव, यहाँ पर गांव जिस तरह से आबाद करने की बात हो रही है, सांसदों ने जो गांव गोद लिए उनकी क्या स्थिति है, इन मुद्दों पर बीजेपी क्यों नहीं बात कर रही है? ऐसा विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कौन कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जमीनी सरोकारों से संबंधित मुद्दों को नहीं उठाती है? भारतीय जनता पार्टी के लाभार्थी सम्मेलनों में यदि आप जाएंगे, उसको अगर आप कवर करेंगे तो पाएंगे कि हर गांव में 100-100, 150-150 लोग भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जनता को दी गई लाभदायक योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं, और वे उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में आते हैं, अपनी बात को कहते हैं, और किस प्रकार से एक ट्रांसपेरेंट वे में राज्य सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं आम जनमानस तक पहुंच रही हैं, उससे जो लाभार्थी हैं वो प्रसन्न हैं। एक और जहाँ कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि हम 1 रुपये दिल्ली से भेजते हैं और 15 पैसा ज़मीन में जाता है, लाभार्थी को मिलता है, आज वहाँ पूरा का पूरा 1 रुपया लाभार्थी के सीधे खाते में जा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा। आप गांव में जाइए, वो गैस का हम देख किसानों रहे से हैं कैसे पूछिए, कैसे जा रहा है। वहाँ 7 किसानों रुपए से पूछिए कि उनको जो जितनी गैस भी योजनाएं का हैं, कैसे जा रहा है डायरेक्ट लाभ। चाहे वो किसान कहाँ से सम्मान बात निधि की हो, थी गैस सिलेंडर की और कितना लाभ जा रहा चाहे है, सब वो जनता देख रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा गरीब किसानों को मिलने वाले बकरोटे हों या मनरेगा का कार्य हो, वो सब आज किसान के सीधे खाते में जा रहा है। बीच की वो सारी कड़ी जो कांग्रेस ने खाने कमाने के लिए छोड़ी थी अपने लोगों के लिए, वो आज भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी है। और कौन कहता है कि देश के अंदर राम मंदिर की बात करना इस देश का ज़मीनी मुद्दा नहीं है? भाई, अगर हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म की रक्षा की बात करते हैं तो क्या वो बाहरी मुद्दा हो गया? इस देश के अंदर राम जन जन के मन में बैठे हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि उसके घर में जो बेटा हो वो राम की तरह हो। हर आदमी चाहता है कि उसका भाई जो है वो राम की तरह हो। हर पत्नी चाहती है कि उसका पति राम की तरह हो। तो ऐसा आदर्श व्यक्तित्व जो इस भारत में पैदा हुआ है, इस पुण्य भूमि में पैदा हुआ है,
अगर उसके आदर्शों को जनमानस में पुनर्स्थापित करने की बात अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो क्या वो अपराध करती है? कांग्रेस क्यों नहीं करती इस बात को? मैं तो कहता हूं कि महात्मा गांधी ने रघुपति राघव राजा राम की बात कही, सबसे पहले राम राज्य की बात महात्मा गांधी ने कही। क्यों नहीं कांग्रेस ने उस राम राज्य को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ाए? कांग्रेस क्या काम किया कांग्रेस ने उस दरवाजे राम खोल राज्य तो को दिए स्थापित थे। करने के लिए? आपको शायद मालूम नहीं है कि दरवाजे आप हमने गलत खोले बात थे। कर रहे हैं। यहाँ राम राज्य की बात हो रही है, ना कि राम मंदिर की बात हो रही है। मैं राम राज्य से राम मतलब राज्य है बात हो रहे हैं, गुड इलेक्ट्रॉल गवर्नेंस बॉन्ड की लाके बात आप हो राम रही राज्य है, लाएंगे क्या? जिसमें आम आदमी इलेक्ट्रॉल को बॉन्ड लाके आप राम राज्य लाएंगे? सुशासन मिल सके, अंकित हत्याकांड करके आप आम राम जनता राज्य लाएंगे? खुशहाल हो सके। कुलदीप सेंगर को मारकर आप, कुलदीप सेंगर जो मार रहे हैं उससे आप इस राम देश के राज्य अंदर लाएंगे? किस चीज से लाएंगे? ब्रिजभूषण को लाके आप राम राज्य लाएंगे? किस चीज से राम राम राज्य सेतु लाएंगे को आप? किस ऐसे प्रकार राम से राज्य आप यूपीए है क्या? सरकार ने तोड़ने की इसे राम कोशिश राज्य की बोलते हैं आप? और बेरोजगारी करके राम सुप्रीम राज्य कोर्ट में आएगा? हल्फनामा आप दिया बताएं, अस्पताल की कि व्यवस्था राम ना होकर राम सेतु राज्य आएगा? नाम का अस्तित्व महंगाई नहीं बढ़ा है। के राम राज्य आएगा? राम किस के चीज से आएगा? अस्तित्व को नकारने किस का चीज से आएगा हल्फनामा राम राज्य? कांग्रेस ने देने का राम अपराध राज्य किया बोलना है अच्छा सुप्रीम लगता कोर्ट है। में कि राम आतंकवादी का टाइप कोई के लोग अस्तित्व हैं इस आप। देश में नहीं है। देश के अंदर ये आप लोगों काम ने कांग्रेस ने किया है माहौल बना के रख दिया इस समय। देश का और माहौल आज देखिए क्या जो है माहौल बना रखा है। कांग्रेस उस जो कुत्ता आपको कुछ बोलता पाप है का उसे फल जेल बंद करने भोग का रही काम है करते हैं। जो ये उन्होंने राज्य राम होता के है। साथ करोड़ों द्रोह रुपए का किया, चंदा चोर पार्टी, उसके चंदा अस्तित्व को खाते हुए नकारा। खाने वाले लोग, जो करोड़ों देश रुपए के का- जन जन करोड़ों कण रुपए कण का और इलेक्ट्रॉल मन मन बॉन्ड में दिखाया विद्यमान आपने। राम है, उनके अस्तित्व को नकारने के लिए ये कांग्रेस कहानी ने हमें सुप्रीम पता है, कोर्ट राम की में कहानी आप हमें जो मत सुनाएं। हल्फनामा दिया, हमें राम की पूरी आज कहानी उस आती है, पूरी अपराध पता है की हमें। सजा कांग्रेस राम की भोग कहानी रही आप मत सुनाएं है। टीवी चैनल अभी के तो माध्यम कांग्रेस से। 40 आप सीटों ये में भी है। बताएं, इस आप ये बताएं कि 2024 के महंगाई चुनाव के कब बाद होगी? कांग्रेस आप सिर्फ जिस चीज पे 4 है वो सीटों में बात सिमट करें। के रह जाने आप वाली है महंगाई पे देश के बात अंदर। करें, आप स्वास्थ्य पे बात करें, आप शिक्षा पे बात करें। आप राम की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। आप इस तरह की बातें ना करें, जनता को गुमराह ना करें। आप एक राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक बात करें, इस देश राजनीतिक बात के करें, देश की सुरक्षा की बात करें। आप 80 आप उस करोड़ बात पे लोगों करें ने जिसका मतलब ही नहीं आपसे। क्या आयुष्मान मतलब है कार्ड आपका? का लाभ लिया है, समझे नोटिया आप जी? नौकरी की बात करें, नौकरी कितने कब लोगों ने मिलेगी युवाओं को? कितने आप लोगों नौकरी ने की बात आयुष्मान करें। कार्ड का आप लाभ लिया है? सच्चाई कब होगी इसकी बात करें। कब हमारा देश ऐसा होगा जिसका सुनिए, रुपया आप बोल रहे हैं गिरे जा रहा है, गिरे जा हार्ट रहा के है। मरीज का किस देश इलाज के साथ गिरा रहे हैं आप? आयुष्मान से रुपए हुआ का है, रुपया गिर रहा है, शर्म अपेंडिक्स नहीं का आती ऑपरेशन आपको? आयुष्मान से जब हुआ है, कांग्रेस के टाइम पे रुपया पैथरी 56 का 60 ऑपरेशन रुपए था तो शर्म आयुष्मान आती से थी। हुआ है, आज 84 में शर्म नहीं आती आपको। आज ट्यूबरक्लोसिस रुपया का गिरे जा रहे इलाज हैं, देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है। आयुष्मान से हुआ है, कैंसर का इलाज आयुष्मान कार्ड के नाम पर आयुष्मान से हुआ कितनी है। धोखेबाजी आप लोगों ने आप करी। क्यों नहीं लाए देश फोन नंबर पे की कितनों का जनता आयुष्मान के बनाया आपने, स्वास्थ्य की उसके नाम चिंता पे को पैसे खाने करने का काम वाली करते हैं आप। योजना क्यों नहीं लेके आए? आप बताइए, आपके हाथ हर पर किसने जगह बांधे आप थे? पैसा चोर पार्टी है, चंदा किसने चोर बांधे थे पार्टी आपके है, हाथ पर? योजनाएं लाते बताइए, हैं, उसके नाम पर पैसा क्योंकि खाते हैं, आपसे योजनाओं के नाम पर जिस पैसा खाने समय का काम करते जनता ने हैं। आप पे विश्वास किया, आपने केवल अपने घर, अपने परिवार के घर भरने का काम किया, जनता की कभी कोई सुध नहीं ली। और आज उसका दुष्परिणाम है कि जनता ने आपको एक बस में बैठा दिया, 42 सीटर बस में भी नहीं, से भी छोटी आपको कर दिया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी को आज 42 सीटर बस में बैठने लायक नेगी जी, हैसियत आप बना ये दी है। ऐसा इस क्यों बार कर रहे हैं? आपको वहां पहुंचाएंगे, आपको वहां भी नहीं पहुंचाएंगे। आप जैसे लोगों को, आपकी पार्टी को इस देश से निकालने की जरूरत है। आप लोग तानाशाह हो गए और आपकी तानाशाही देखिए, जनता देख रही है। ये और देखिए, भाजपा के अंदर लोग ये हैं, वो लोग हैं जो खुद समझ चुनी रहे हुई हैं इस बात सरकारों कि को, गलत हो जिन्होंने रहा है। भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई 4 सरकारों को राष्ट्रपति शासन लगा करके एक रात में भंग किया। ये उसी अहंकार को अपने शांति बिगाड़ने अहंकार को वाले दोबारा लोगों को दोहराने की पकड़ा कोशिश नहीं कर जाता रहे है। हैं। आप लोग अगर ये शांति सत्ता में बिगाड़ने वाले लोग आएंगे हैं। तो ये देश को कह रहे हैं कि तोड़ने राम वाले लोग भक्तों हैं को इस देश से बाहर निकाल देश देंगे। को तोड़ने वाले लोग हैं आप। राम ये भक्त आप ही इनकी नहीं है, राम भक्त मानसिकता, हम नहीं ये है। इनकी अकेले ट्रेनिंग राम हो भक्त रही नहीं है, ये विचार जो इनके राम भक्त दिमाग का चोला बन में के बैठे हैं। कांग्रेस राम पार्टी के नाम डाल पर रही वोट है, मांगने का काम करते अपने हैं आप। कार्यकर्ता के राम के दिमाग नाम में पर ये वोट बातें मांगने का भर काम रही करते हैं है आप। कि अगर हम झूठ सत्ता बोलने में का काम आएंगे करते हैं। तो राम भक्तों को देश से बाहर निकाल देंगे। चलिए, ये सिखाया आप जा रहा है राम भक्त कांग्रेस हैं, के आप कैडर हमें कहाँ को। निकालोगे? लेकिन नेगी जी, आपकी एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी कि कांग्रेस 4 सीटों पे सिमट जाएगी। इस पे अगली बार सवाल लेता हूँ। उत्तराखंडी जी, क्या कुछ कहना है? देख रहे हैं किस तरह से तीखी बहस हो रही है, लेकिन उपलब्धियों को मानने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर कमियां भी निकाली जा रही हैं। यही जो है मैदान में भी हो रहा है कांग्रेस बीजेपी अन्य दलों के साथ। रोहित जी, आपके माध्यम से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि इन तमाम जितना भी 5 मिनट में जो नेगी जी ने अभी तक बताया है, उसमें उन्होंने सिर्फ एक बात अच्छी बोली है कि राम हर एक के, जन जन के नायक हैं और राम सबके हैं।
इसके अलावा उन्होंने कोई भी शब्द उनका तथ्य नहीं था, कोई सत्य नहीं था। अगर एक और उदाहरण मैं उनका बताता हूं जो गलत है, उनका कहना है कि 80 करोड़ लोगों का इलाज आयुष्मान से हुआ। इसका मतलब 80 करोड़ लोग बीमार हैं पूरे देश में, आप मेरी इस बात को मानेंगे? 80 करोड़ लोग बीमार घोषित कर दिए उन्होंने, लाभ उठाया का मतलब बीमार है, जबकि ये झूठ है। 80,000 करोड़ लोगों को उन्होंने आयुष्मान कार्ड जरूर दिया हो, लेकिन वो सारे के सारे बीमार तो नहीं है। उन्होंने यूज किया या नहीं किया वो इनके पास डाटा अभी तक तो है नहीं, पर जितनों ने किया है वो भुक्तभोगी हैं कि जब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो साथ मुकर जाते हैं कि इसका इलाज आयुष्मान से नहीं होगा। नेगी जी किसी भी हॉस्पिटल में नहीं गए हैं और हम जनता के बीच में गए हैं। अब एक बात इन्होंने और बोली है कि क्या उत्तराखंड क्रांति दल जनता के बीच में जाता। काश जब हमारे 2-3 विधायक हुआ करते थे और बीजेपी को सपोर्ट किया करते थे, तब इन्होंने उनकी ये मदद की होती कि जनता के बीच जाओ। उस टाइम भी उन्होंने उनका दोहन किया। और आज मैं बताता हूं, जब पौड़ी में हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी आशुतोष नेगी का जब हम वहां पर नामांकन के लिए गया था, तो जैसे ही बीजेपी का दल अंदर हो जाता है तो इन्होंने श्रीनगर से पौड़ी जाने वाली रोड ब्लॉक कर दी, ऊपर वहां से बुआखाल से पौड़ी आने वाली रोड को बंद कर दी और देवप्रयाग के रास्ते से पौड़ी जाने वाली रोड बंद कर दी। इतना ही नहीं, जब हम कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने गए तो वहां पर पुलिस वालों ने, आपके पास चित्र मिल जाएंगे, आप नेट पर देख लेंगे, वहां पर पुलिस वालों ने इनको पीछे हटाने का काम किया। इस प्रकार का दमनकारी नेतृत्व बीजेपी कर रही है। और फिर उसके बाद आप अभी देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हमने 40 स्टार प्रचारक कर दिए हैं। 40 क्या, ये तो 80 कर सकते हैं। ये तो सरकारी खजाने से लेकर के और जो जितना भी सरकारी तंत्र मंत्र है उसको यूज करके ये 40 के 80 भी रैलियां निकाल सकते हैं। काश हमारे इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कुछ किया होता कि हर एक जो चुनाव का जो प्रत्याशी है वो यहाँ से अपने इस खर्चे में गवर्नमेंट उसका करेगी खर्चा और इतनी बात अपनी नीति और अपने एजेंडा वहाँ पर जो आपका चुनावी घोषणा पत्र है वहाँ से पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सरकार में है, ये दमन करती जाएगी दूसरों का और अपना प्रचार करती जाएगी। अभी आपके माध्यम से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं जो बताना चाह रहा हूँ, वो जो स्मृति ईरानी ने जिस प्रकार से कांग्रेस को वोट नहीं देना बोला है, ये सीधा मेरे बड़े भाई नेगी जी बता सकते हैं। ये निर्वाचन, ये जो आचार संहिता के डायरेक्ट खिलाफ है और निर्वाचन आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आप ये बोल सकते हैं कि हमारी ये नीतियां हैं, आप हमें वोट दीजिए, लेकिन ये नहीं बोल सकते आप कि आप कांग्रेस को वोट मत दीजिए, ऐसी पार्टी को वोट मत दीजिए। क्या मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बीच में इस बात के लिए टोक सकते हैं। और मैं निवेदन चाहूंगा आपके माध्यम से कि निर्वाचन आयोग इसका संज्ञान ले और स्मृति ईरानी पर जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई करे। ये गलत भाषा है, ये मंच से गलत लैंग्वेज है। और नेगी जी का मैं उनको ये बताऊंगा कि वो अपनी पार्टी में इस प्रकार के ज्यादा मदहोश, जो सत्ता के उदय से आप मदहोश हो गए हैं, अपनी वाणी को लगाम लगाने की कोशिश करें। आपने पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को बीमार घोषित कर दिया, ये आंकड़े आपके गलत हैं। और जहां तक आपका आयुष्मान कार्ड का आप गाना गाते हैं, इस आयुष्मान कार्ड बहुत सारे हॉस्पिटलों में इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसके लिए सीधा डॉक्टर मुकर जाते हैं। क्या कोई मंत्री आपको जाकर बताता है कि नहीं इसका इलाज कर देना? अगर जाएंगे भी तो सेब और केला लेकर फोटो खिंचवाते हैं, इसके अलावा और आप कोई काम नहीं करते हैं। तो बीजेपी का जो वर्तमान रवैया है और वर्तमान ने जो पहले से भी संघ नीति से उनकी जो रवैया है, उन्होंने जो शिक्षा को रोकना है और शिक्षा को रोक करके उन्होंने लोगों को मानसिक अपंग बनाना है। और लोगों को, जो अपने बच्चे तो इनको विदेशों में अच्छी स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन जो बाकी तबका, जो गरीब तबका का लोग है, उसको पैसे के बल पर अपने चुनाव के दौरान में या अपने रैलियों में झंडा डंडा बुकवाने का काम करते हैं। कल ही एक और उदाहरण पौड़ी में आया है कि जितने भी वहां पर दारू के ठेके थे, वहां पर आप यूकेडी का पट्टा बांध के जाओ और 1 पैसा मुफ्त ले जाओ का कार्रवाई पौड़ी में चल रही थी। ये इसको क्या निर्वाचन आयोग इसका संज्ञान नहीं लेगा? क्या नेगी जी, फिर उत्तराखंड जी क्या बताया आपने? आपको पौड़ी में ऐसे आपको अभी चैनलों में, उसके यूट्यूब चैनलों में या व्हाट्सएप में मिल जाएगा। आपने बीजेपी का जो कमल का फूल लगा हुआ जो पट्टा है गले में डालिए और ठेके में जाकर 1 पौवा मुफ्त ले लीजिए। कहाँ पे? पौड़ी में मैं खुद कल इसका गवाह हूं। और वहां से बाकी लोग सेम के नारे लगा रहे हैं। अगर मुझे इजाजत होती टाइम होगी, मैं आपको ये वीडियो क्लिप आपको भेज दूंगा और कृपया आप इसके माध्यम से इसका प्रचार करें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा।
ऐसे हथकंडे मत अपनाओ। ऐसे हथकंडे अपनाकर विजय घोषित हुई तो क्या हुई, और आप अभी चैलेंज कर देंगे 4 सीट पर सिमट जाएगी। मैं आपको कहता हूं अभी नेगी जी कि आप अगर 4 सीट से ज्यादा आएगी तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, आप बीजेपी के लिए क्या करेंगे, आप बॉन्ड क्या भरेंगे। जैसे कल बलूनी जी ने ईरानी जी के सामने और तीरथ सिंह जो पुराने सांसद थे उनके सामने, जो उनके राज्य के जो हमारे उनके अध्यक्ष थे भट्ट जी, उनके सामने जो उन्होंने बोल दिया मैं ये करूंगा और नहीं कर पाएंगे तो आने वाले 5 सालों पर उनके खिलाफ क्या एक्शन किया जाएगा, ये आप क्या बताएंगे। चलिए मैं दे दूंगा इसका जवाब। आशीष नौटियाल जी, देखिए 2022 का विधानसभा चुनाव नौटियाल जी याद है, उस समय भी कैंडिडेट के डिक्लेरेशन में प्रत्याशी चयन को लेकर बहुत अंतिम समय तक फेरबदल करना पड़ा। लिस्ट आई, उसमें भी फिर दोबारा फेरबदल हुआ। हरीश रावत जी का भी नाम पहले किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए था, फिर उसके बाद दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हुआ। 24 के लोकसभा के इलेक्शन में भी हमने देखा कि उत्तराखंड की 5 सीटों में बहुत देर हुई, लेकिन प्रत्याशी लेकिन हाल फिलहाल में निकल के आ गए जैसे भी आए, और हरीश रावत जी के बेटे को टिकट मिला, प्रकाश जोशी को नैनीताल टिकट मिला। क्या लग रहा है कि ये चीज़ें कन्फ्यूजन वाली स्थितियां हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी से पहले कांग्रेस ने प्रत्याशी अपने घोषित कर दिए होते तो कुछ अलग इम्पैक्ट जो है जनता के मन में नहीं पड़ता, क्योंकि इस तरह से आप बाद में लगातार चौथी लिस्ट में नाम आना, 2 सीटों पर पेच फंसा रहना, नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जनता भी इससे कंफ्यूज रहती है कि कांग्रेस क्या प्रत्याशी है नहीं, या प्रत्याशी चयन को लेकर कंफ्यूजन जैसी स्थिति है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये पार्टी का सर्वे जो है उसके आधार पर होता है और अन्य नेताओं की राय मशवरा भी लिया जाता है। तो अब जब राय मशवरा लेने में थोड़ा समय लग गया तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी मैं देख रहा था, बीजेपी भी अभी प्रत्याशी घोषित कर ही रही है, बसपा भी कर रही है और दल भी अभी कर रहे हैं। तो प्रत्याशी घोषित देखो, चुनाव का समय है, उससे पहले ही करेंगे, जब नामांकन होना उससे पहले करेंगे और हम निकल लिए। उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि प्रत्याशी लेट हुआ है जल्दी हुआ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर जल्दी थोड़ा सा कर देते तो भारतीय जनता पार्टी को पूरा मौका मिल जाता कि इसके भी पीछे पड़ जाओ। तो ठीक है, आचार संहिता लग गई, उसके बाद अगर हो गया तो कोई मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लोग तानाशाह लोग हैं, हमें इनसे भी थोड़ा सा रहता है कि ये हमारे हर आदमी को परेशान करने का काम भी करते हैं। तो जो भी है, ये एक पार्टी का अंदरूनी मामला है और पार्टी सब सर्वे के आधार पर प्रत्याशी घोषित करती है। और जिनको अभी प्रत्याशित बनाया आप देख रहे होंगे, उनकी हरिद्वार के अंदर क्या छवि है। हरिद्वार के अंदर जब वो आए नारसन बॉर्डर में, आपने शुरू में ही जिक्र किया किस तरह से भीड़, इतना जन सैलाब उमड़ पड़ा और सब लोग गए, उनके स्वागत में गए और आज भी उनका नामांकन है। आज भी बहुत अच्छी मात्रा में लोग गए हुए हैं, जनता का पूरा भरपूर समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। और देखें, जहां तक बात है, चुनाव जो होते हैं वो मुद्दों पर होते हैं। हेलो। हाँ नौटियाल जी, लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये है ना कि एक परसेप्शन जो है बीजेपी ने, और या फिर मोदी जी मंच से भाषण देते हैं तो जो कम पढ़ी लिखी जनता है, महिलाएं हो गई, खास तौर पर युवा हो गए, मोदी जी कहते हैं आपका एक वोट जो है सीधा मेरे पास आएगा। मतलब जनता के दिमाग में ये है कि हम कमल पे बटन दबाएंगे तो सीधे मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वो प्रत्याशी नहीं देखती। और यही बात है, भले ही विजेंद्र रावत बहुत समय से आपदा के दौरान भी उन्होंने काम किया हरिद्वार में, या फिर जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर लंबे समय से वो संघर्ष करते रहे, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व सीएम को प्रत्याशी बना दिया गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर नहीं, मोदी जी के नाम पर जनता वोट करेगी, जैसा पहले भी करती रही है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, पार्षदी के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो। इस परिपाठी को कैसे आप लोग भेदेंगे? आपके यहाँ तो प्रत्याशी पे वोट पड़ेंगे, लेकिन इधर तो मोदी जी के नाम पर जनता वोट डालेगी, वो नहीं देखेगी कि सामने कौन है। इस चीज़ का चैलेंज कैसे स्वीकार करेंगे, कैसे इस चैलेंज को लेंगे आप? नौटियाल जी। चलिए, संपर्क टूट गया है। नेगी जी देखिए, इतना आश्वस्त आप कैसे हैं? आपने कहा था कि 4 सीटों पे सिमट जाएगी कांग्रेस, और ये जो फैक्टर, जो सवाल मैंने नौटियाल जी से कहा, क्योंकि आम जनता इस समय चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, उसके दिमाग में एक चीज बैठ गई है पिछले 2 बार के चुनाव से, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, कि वोट हम कमल पे बटन दबाएंगे सीधा मोदी जी के पास जाएगा। प्रत्याशी कोई नहीं देख रहा इस समय, सिर्फ मोदी जी को देख रहे हैं। बीजेपी से उपलब्धि मानती है कि अपने तमाम जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए ये बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं रहेंगे। रोहित जी, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी रही है और
हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर आज भी 80 लोकसभा की सीटें हैं, और जिस चेहरे और जिस परिवार के पीछे कांग्रेस खड़ी और जिंदा रहती है, आज उस परिवार का कोई भी सदस्य उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ रहा है। ये कितनी गंभीर बात है कांग्रेस के लिए कि जो पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही है और सत्ता की दावेदारी करने की कोशिश कर रही है, इंडिया गठबंधन को लीड कर रही है, वो पार्टी 80 लोकसभा सीटों के क्षेत्र में अपने गृह राज्य में उसके नेता चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। तो निकी जी सुन लीजिए, हम्म हम क्योंकि उत्तराखंड में रहते हैं, हम उत्तराखंड की 5 सीटों की बात करेंगे सिर्फ, कि उत्तराखंड की 5 सीटों में कांग्रेस की स्थिति क्या है। आप देखिए, टिहरी लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय पार्टी के प्रचार से ज़्यादा एक निर्दलीय का प्रचार ज़्यादा है। आप हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में देखिए, वहाँ राष्ट्रीय पार्टी के प्रचार से ज़्यादा हल्ला किसका है, चर्चा किसकी है, एक निर्दलीय की है। तो आप इससे आंक सकते हैं कि आज कांग्रेस ने अपने किन नीतियों के चलते हुए जनता की विश्वास को खो दिया है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कांग्रेस राष्ट्र विरोधी बन जाती है। वो राष्ट्रीय मुद्दों और राष्ट्रीय असमता के विषयों का भी विरोध करने लगती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन करती है। केवल इसलिए, केवल विरोध के लिए विरोध करने के कारण से आज कांग्रेस इस देश के युवाओं के मन से, इस देश की महिलाओं के मन से, इस देश के किसानों के मन से, इस देश के व्यापारियों के मन से, इस देश के सैनिकों के मन से उतर चुकी है। आप बात करते हैं आपकी किताब हड़ताल ओबीसी में की, आप कहाँ चले आप जा रहे बात हैं, करते हैं बताएं, कितना एसटी जोर की। बोलते हैं। अगर आज भी देश के अंदर सबसे ज्यादा सांसद और एसटी, ओबीसी और एससी से जीत के आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जीत के आते हैं, चलिए, न कि कांग्रेस के। मैं नौटियाल जी, मेरा सवाल आपसे था, आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरा सवाल ये था कि भले ही विजेंद्र रावत जी ने, आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आ रही है। आपका फोन कट गया था। भले ही विजेंद्र रावत जी ने लगातार प्रयास किए, वहां पर आपदा पीड़ितों की सहायता की, बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जनता की सहायता कर रहे हैं, लेकिन जनता के मन में एक परसेप्शन बैठ गया, कि चीज़ बैठ गई है कि प्रधानमंत्री जो समय समय पर, हमने 19 के चुनाव में भी देखा कि आपका एक वोट कमल पर बटन दबाने के बाद सीधे मेरे पास आएगा। जनता ये समझ चुकी है कि कमल के बटन दबाना है, मोदी जी जीत जाएंगे। जो कम पढ़ी लिखी जनता वो भी समझती है, महिलाएं और युवा, ये तमाम लोग, कि कमल का बटन दबाया मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रत्याशी नहीं देख रही है। तो ऐसे में चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ें या फिर कोई और लड़े, यहाँ तो फिर विजेंद्र रावत जी की सीधी टक्कर फिर मोदी जी से है। इस चीज़ को कैसे, इस चैलेंज को कैसे स्वीकार करेंगे आप लोग? दबाकर सीधा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट चले जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद 450 का सिलेंडर 1100 का हो जाएगा, 60 रुपए का पेट्रोल डीजल 100 रुपए पार कर जाएगा। अंकिता हत्याकांड जैसा कांड होगा पर वीआईपी का नाम पता नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जैसा एक भ्रष्टाचार का एक स्कैम जो सामने आएगा, जिससे नरेंद्र मोदी जी करोड़ों अरबों रुपए खा रहे होंगे। क्या हुआ इससे? आप बताएं, एक फायदा बता दें मुझे प्रधानमंत्री को वोट देके। ना महंगाई कम हुई, ना आज आप बताएं, अच्छा विकास की परिभाषा क्या है भाजपा के लिए? आप विकास किसको बोलते हैं? और विकास होगा क्या होगा? आप कहते हैं 25 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देने की नौबत आ गई देश के अंदर कि वो खरीद के नहीं खा पा रहे हैं। और क्या विकास होगा? मतलब 125 करोड़ देशवासियों को राशन फ्री देना शुरू कर देंगे। विकास की परिभाषा क्या है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? आप बताएं, झूठ कितना बोलोगे आप? आपने ये कहा था हम आएंगे तो काला धन आएगा, और वो नहीं आया। आपका स्टेट बैंक के अंदर काला धन जमा हो गया और वो सीधा बीजेपी के खाते में चले गया प्रधानमंत्री मोदी के। आपको वोट देने का फायदा ये होता है कि आप भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं,
सारे भ्रष्टाचारी जिधर इधर उधर फैले हुए हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के अंदर इकट्ठे हो। नीतीश कुमार जो आपके कब तक दुश्मन थे, आप कहते थे नीतीश बाबू आपको आने नहीं देंगे, और नीतीश बाबू कहते थे मर जाना कबूल है पर भारतीय जनता पार्टी में जाना कबूल नहीं है, आपने उनको गले लगा दिया। जिन्होंने विधानसभा के अंदर इतना अपशब्द भाषण दिया, जिसके लिए स्मृति ईरानी जी तो पूरी इस तरह से आ गई थी कि पता नहीं क्या हो गया होगा देश के अंदर, कि ऐसे लोग हैं, और प्रधानमंत्री जी कहने लगे इसका जवाब देंगे, तो क्या जवाब दिया आपने? उनको गले लगा दिया। जो आप भ्रष्टाचारी हैं, आपको वोट देने से फायदा ये होता है कि आप पैसों का दुरुपयोग करते हैं, जनता से पैसों की छीना झपटी करते हैं, और उस पैसों से विधायक सांसद खरीद कर अपनी सरकार बनाने का काम करते हैं। ना आप देश सुरक्षा में आगे हैं, ना आप राष्ट्र सुरक्षा में आगे हैं। लेकिन पिछली बार नौटियाल जी फिर एक प्रधानमंत्री चीज मोदी बताइए, जी फिर जनता वोट क्यों दे रही है? फिर मोदी जी को वोट क्यों दे रही देखिए, है? प्रत्याशी भले ही कोई हो। अच्छा आप बताएं चंडीगढ़ में वोट किसने दिया था, मेयर को बताएं। चंडीगढ़ में 20 वोटों का क्या हुआ? ये भ्रष्टाचार किसने करवाया? आप मानते हैं चंडीगढ़ में वोट दिए थे, ये जीते थे? इन्होंने वहां भी धांधली करी, और जब कोर्ट ने फटकार लगाई, इनका मेयर को हटाया, तब जाके जनता को पता लगा कि ये इस तरह के भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। जनता वोट एक बात नहीं, बहरूपिया है, वो आपके आगे खड़ा हो गया, वो आपको कलाएं दिखा रहा है, नहीं नहीं कि ऐसा भी होगा वैसा भी होगा। उसने ही बोला था किसानों को, ये जो किसान आंदोलन अभी कर रहे हैं, तो उसने तो बोला था एमएसपी के लिए, उसने तो सिखाया था। आज जब किसान आए तो उनको गोलियां मारने का काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को जनता, जब कोई बहरूपिया आता है, जब वो कोई बातें करता है, जब वो झूठ बोलता है, जनता को क्या पता ये आदमी झूठा है? वो तो जनता ने अब देखा, जब आपको 5 साल दिए, फिर 5 साल और दिए, अब आप 5 साल और मांगने आ गए। आप आज उस नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते? नोटबंदी के नाम पर हमें वोट दे दो। आप नोटबंदी के नाम पर तो नहीं बोल रहे। आप इस बात को क्यों नहीं कहते, ये आपने जो फौज की नौकरी निकाली है, इसके नाम पर वोट दे दो, अग्निवीरों के नाम पर वोट दे दो। वहां भी आपको लग रहा है इसके नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए। आप ये क्यों नहीं बोलते कृषि कानून लाएंगे, उसके नाम पर वोट दे दो? वहां भी आप नहीं बोल रहे। सिर्फ राम के नाम पर वोट दे दो, और 370 के नाम पर वोट दे दो, जिसके बारे में जनता खुद घूम रहा है 370 है क्या, उसके नाम 370 पर भी वोट कौन सा मांग पूरा रहे। हो गया? आप महंगाई के नाम पर तो वोट नहीं मांग पा रहे। आप वोट उस नाम पर मांगो ना जो पिछले आपके घोषणा पत्र में है। आपने क्या बोला? इस बार तो रामदेव जी को कहाँ गायब कर दिया? वो तो चलिए बोल ही नौटियाल नहीं जी, रहे किसको देंगे। कार्यक्रम की समाप्ति का समय हो गया है। मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। छोटा सा कमेंट देवचंद उत्तराखंडी जी, फाइनल कमेंट आपका, क्या कुछ होगा इस बार चुनाव में? क्या कुछ देखते हैं? आपकी समझ क्या कुछ कहती है? कैसा रहेगा परिणाम? रोहित जी, मेरा तो ये निवेदन है कि काश आने वाले टाइम में जो जितना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जितना ये हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना जल्दी ज़्यादा काम कर रहा है, तो ये फालतू की जो रैलियां करके अंधाधुंध जो पैसा इस पे खर्च किया जा रहा है, सरकारी खजाने, खासतौर पर जो सरकार सत्ता में होती है उसका सरकारी खजाने का जो दुरुपयोग करता है, उससे बढ़िया ये होता है कि इसी प्रकार डिबेट होता है, और जो प्रत्याशी हैं उसमें 3, 4, 5, 6 उस विधानसभा या उस लोकसभा या उस पार्षद या जो भी उसका होता है, उनका डिबेट, उनका जो मैनिफेस्टो को पढ़ के सुनाया जाता है, उनका आगे का विजन क्या होता है उसके बारे में सुनाया जाता है। कहीं पर आज तक ये बात ये नहीं होती कि भैया हम सत्ता में कितना बड़ा हजूम खड़ा कर दिया और हजूम को ये मानकर चलें कि हमारा वोट बैंक बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है। मैंने आपको सबसे पहले एक वीडियो क्लिप जो गाना सुनाया हुए, इस प्रकार बहुत सारे समझदार जनता बीच में है। और एक लास्ट में मैं एक बात बताता हूँ, जो आप बता रहे हैं कि जो लोग जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझ, इसी पर हमारी बीजेपी राज कर रही है और राज आगे भी करना चाहेगी। इसीलिए वो शिक्षा का प्रचार प्रसार बिल्कुल भी नहीं चाहती है। वो यही चाहती है कि आज इस तबके के लोग यहीं पड़े रहें जो जहां पर है, ताकि ये हमारी जो अपनी बुद्धि का यूज करके, बुद्धि होगी, सवाल पूछेगा, और सवाल पूछेगा तो संसद से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए इस प्रकार का वो उनको पढ़ा लिखा नहीं करना चाह रही है। मेरा कमेंट ज्यादा नहीं है, मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करूंगा कि आने वाले टाइम पे या इसी चुनाव में आपके माध्यम से, आपका जो हमारा जो चौथा स्तंभ है, इसके माध्यम से इस प्रकार के शब्दों पर पक्का अंकुश लगना चाहिए जो कल स्मृति ईरानी ने पौड़ी में बोला है। मेरा आपसे यही निवेदन है। धन्यवाद। ठीक है, दिगंबर नेगी जी, आपका फाइनल कमेंट क्या है? चुनाव के दृष्टिगत किस रूप में देख रहे हैं इस चुनाव को, और आकलन क्या कह रहा है आपका? लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड की महान देशभक्त जनता एक बार फिर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए उनको फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए पांचों की पांचों लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताने जा रही हैं।
19 अप्रैल को पता ठीक है, लगेगा। ठीक है। आशीष नोटियाल जी, आपका क्या कुछ कह रहा है फाइनल कमेंट में, आप क्या कहेंगे? निश्चित मैं जनता से ये कहना चाहूंगा, जनता समझदार है, सब समझ सकती है। आंख बंद करके विश्वास ना करो। समझो अगर विपक्ष ना होता तो आज महंगाई का आलम क्या होता। आज क्या क्या सुरक्षा, नारी सुरक्षा की बात करें, आप रोजगार की बात, कुछ भी ना हो पाता। ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खत्म करना चाहती है। तानाशाह सरकार है, किससे बच के रहे और कांग्रेस पार्टी को अधिक से अधिक संख्या में वोट दें, जिससे आप सभी लोगों का हित हो सके। चलिए, फिलहाल तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे, दिगंबर नेगी जी, देवचंद उत्तराखंडी जी और आशीष नोटियाल जी, आपने समय निकालकर चर्चा में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर 2024 का जो चुनावी अखाड़ा है ये कहीं ना कहीं सज चुका है और इसमें जो कुश्तियाँ होंगी सियासी, ये भी दिलचस्प होंगी। कौन किसको पटकनी देता है, किसकी जीत होती है, कितने राउंड होंगे और कितने राउंड में कौन सा प्रत्याशी आगे निकलेगा, जनता कितना आशीर्वाद देगी, ये तमाम चीज़ें जो हैं अभी देखी जाएंगी और बहुत ही रोचक मुकाबला इस बार होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम है, एक सपना है कि पांचों सीटों को 5 लाख के वोटों के मार्जिन से जीता जाए। ये तभी संभव होगा जब वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हो। हालांकि इस ओर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उधर कांग्रेस को आस है कि तमाम जो मुद्दे कांग्रेस जनता के बीच अब तक लेकर गई है, उन मुद्दों को जनता को समझाएगी और इस बार बदलाव की बयार देश के साथ साथ उत्तराखंड में आएगी। फिलहाल ब्रेक फाइट में मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।